हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीसी की। जो सीआरपीसी है, जो हमारा जेएलओ का एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान का। तो राजस्थान जेएलओ की हम बात करने वाले हैं। राजस्थान जेएलओ के लिए हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। तो जो राजस्थान का जूनियर लीगल ऑफिसर का है, जेएलओ मतलब होता है जूनियर लीगल ऑफिसर। तो जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए पेपर जो 2 है, तो पेपर 2 में ये आने वाला है सीआरपीसी का पार्ट्स। तो पेपर 2 है, जो पेपर 2 में सीआरपीसी और सीपीसी आने वाली है। तो एक तरफ सीआरपीसी होगी और एक तरफ सीपीसी होगी। तो हम सीपीसी भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ सीआरपीसी भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप स्क्रॉल करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं सीआरपीसी को। सीआरपीसी जो होता है, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता हिंदी में बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। वो दंड प्रक्रिया संहिता जो होती है उसको 1973 बोलते हैं। 1973 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बोलते हैं। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता को इंग्लिश में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं सीआरपीसी की। तो इसमें साथ ही साथ दो अधिनियम और जोड़े गए हैं, जैसे किशोर न्याय जो होता है, किशोर न्याय के लिए क्या अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो किशोर न्याय अधिनियम जो बना था, जिसको अधिनियम 2015 बोलते हैं, जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण का अधिनियम बोलते हैं। तो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के बारे में संरक्षण अधिनियम बोला जाता है। तो इसकी भी हम बात करेंगे साथ ही साथ, जो 2015 है। इसके बाद एक और इसमें एक्ट जोड़ा गया है 1973 में, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम होता है। एक होता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम होता है, उसकी बात हम करेंगे। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है वो 1958 है। तो सीआरपीसी में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहला सीआरपीसी हो गया, दूसरा जो है किशोर न्याय हो गया, जिसको जुवेनाइल जस्टिस बोलते हैं, और तीसरा अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958। तो इसकी हम तीनों की बात करेंगे धीरे धीरे। और सीआरपीसी में जो संशोधन हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमारे पास संशोधन है वो 2018 का संशोधन है। उसके अकॉर्डिंग अब सीआरपीसी में क्या क्या बदलाव हुए हैं सेक्शंस में, और क्या प्रोविज़न जोड़े गए हैं, उन प्रोविज़न को भी हम देखते हुए इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सीआरपीसी को। सीआरपीसी की जो अगर देखें तो इसके अध्याय को देख लेते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो सीआरपीसी का जो अध्याय 1 होता है, शुरू करते हैं। अध्याय 1 की बात कर रहे हैं। अध्याय 1 है जिसको प्रारंभिक बोलते हैं। जो इसका अध्याय है 1, उसको प्रारंभिक बोलते हैं, या इसको शुरुआत कह सकते हैं और सादा भाषा में। तो धारा बात करते हैं अध्याय 1 में क्या क्या धारा हैं। तो धारा 1, 2, 3, 4 और 5 धाराएं हैं अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 में क्या क्या है, 5 धाराएं। तो धारा 1 में कहता है कि संक्षिप्त नाम होगा, संक्षिप्त नाम दिया, अभी इसको हम डीप पढ़ेंगे। संक्षिप्त नाम, कॉमा विस्तार, और उसके बाद विस्तार के बाद इसमें दिया गया है प्रारंभ। तो विस्तार हो गया, प्रारंभ हो गया। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं, सेक्शन 2 में परिभाषाएं, और सेक्शन 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना, निर्देशों का अर्थ लगाना। और सेक्शन 4 है, उसमें दिया है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराध, अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। इसको यहाँ से काट दे रहे हैं,
अपराधों का विचारण। और सेक्शन जो 5 है उसकी बात कर ले रहे हैं। 5 की 5 में दिया है व्यापृति। तो इसमें 5 सेक्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें पहले में संक्षिप्त नाम दिया है, विस्तार दिया है और प्रारंभ दिया है। दूसरे में परिभाषाएं दी हैं। तीसरे में निर्देशों का अर्थ लगाना। चौथे में भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो अब हम चलते हैं आगे और इसमें पढ़ते हैं पहले सेक्शन में कि पहले सेक्शन में आखिर में दिया क्या है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप जो भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ, कोई भी क्लास पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई दे। तो ये आपको करना है ज़रूर, अगर जिससे कि आप क्या होगा कि जिससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी में कोई समस्या नहीं आएगी और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो राजस्थान हम जीएलओ की बात कर रहे हैं, जीएलओ की परीक्षा के लिए। तो आपने जीएलओ का फॉर्म डाला ही होगा। तो जीएलओ के जो फॉर्म की जो तिथि है वो आप जानते ही हैं, 28 और 29 अक्टूबर है। तो शुरू करते हैं। तो अब क्या हुआ था कि 1974 में जो एक्ट बना सीआरपीसी का, पहले थोड़ी सी बात और कर ले रहे हैं। तो 1974 में एक्ट नंबर 2 इसको माना जाता है। तो एक्ट नंबर 2 है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसकी जो परिभाषा है, तो भारत के 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में परिभाषित हुआ। तो 24वां साल चल रहा था 1947 से। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं सेक्शन 1 में क्या है। सेक्शन 1 क्या कहता है, धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 या सेक्शन 1 भी कह सकते हैं इंग्लिश में, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, कॉमा विस्तार और प्रारंभ। नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। तो सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 के कुछ पार्ट्स हैं, सब क्लॉज। 1 का जो 1 का 1, 1 का 2 और 2 के भी पार्ट्स हैं, जैसे का और खा। तो इस तरीके से 1 में क्या दिया है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। तो सेक्शन 1 में दिया है, 1 के 1 में, कि इस अधिनियम का नाम 1 में दिया है, सेक्शन 1 के 1 में, इस अधिनियम का नाम दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। ये बात लिखी है 1 के 1 में। और 2 में क्या लिखा है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में, तो ये 2 कर लो, 2 सही से लिख दो। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में लिखा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। सेक्शन 2 में लिखा है इसका विस्तार, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे होगा। तो ये इसमें बात लिखी हुई है, ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन अब 2019 से इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा हो गया है। तो ये बात चेंज हो गई है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर पर भी ये बात लागू है। परंतु इसमें जोड़ा है, परंतु इसमें, परंतु 2 में ही, सेक्शन 2 में ही जोड़ा है परंतु में, कि परंतु में क्या जोड़ा है कि इस संहिता जो है, इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11, अध्याय 8, 10 और 11 जो होंगे से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध जो होंगे लागू नहीं होंगे। 8, 10, 11, तो 8, 10, 11 से भिन्न उपबंध, से भिन्न उपबंध ये 3 जगह लागू नहीं, 2 जगह लागू नहीं होंगे। नंबर 1 नागालैंड राज्य पर, दूसरे का है सेक्शन 2 का, यानी धारा 2 कह सकता हूँ, धारा 2 का। धारा 2 का कहता है कि नागालैंड राज्यों पे
नागालैंड राज्य उस पर लागू नहीं होगा, राज्य पर। कौन सा सेक्शन? चैप्टर 8, 10 और 11। और दूसरा खा नंबर, जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जब तक संबंध जो राज्य सरकार है अधिसूचना द्वारा ऐसे कोई उपबंध न बना ले और उनमें से किसी के यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड या राज्यों या ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुरूपक या आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है। जो राज्य सरकार ऐसे नियम बनाए, तो राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है, ठीक है, तो वो लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार आधुनिक सूचना द्वारा ये लागू करे तब ये लागू हो जाएंगे, वरना लागू नहीं होंगे। तो जनजाति क्षेत्र से अब पूछ लेता है, जनजाति क्षेत्र क्या है, जनजाति क्षेत्र कौन से माने जाएंगे? तो जनजाति क्षेत्र वे हैं जो 1972 जो बना था कि जनवरी 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में है। दिन के ठीक पहले संविधान की जो अनुसूची है, संविधान की अनुसूची है 6 और अनुसूची जो है उसका 6 का पैरा जो 20 है, पैरा 20 में जो राज्य हैं जो हैं पैरा 20 में असम के जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। तो असम के और उसके शिलांग के, तो पैरा अनुसूची 6 में सारे जनजातीय क्षेत्र होंगे, परंतु असम और एक और है शिलांग के जो नगर पालिका के क्षेत्र हैं और असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे, स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से भिन्न होंगे। तो इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी सीमाओं से जो इसकी सीमाएं किसकी? नगर पालिका की जो सीमाएं हैं किसकी? शिलांग की। जो शिलांग है वहां की सारे जो जनजातीय क्षेत्र में आएंगे, जनजातीय क्षेत्र इनको छोड़कर कौन से जनजातीय क्षेत्र होंगे? जनजातीय क्षेत्र सभी होंगे जो भारतीय संविधान में हो। पहली बात, जो भारतीय संविधान में है जनजातीय क्षेत्र वो सारे जनजातीय क्षेत्र होंगे, परंतु एक असम और शिलांग है। शिलांग का जो नगरपालिका क्षेत्र है उस नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। किसमें? इसमें जनजातीय क्षेत्र में, यानी कि वहां पे भी सीआरपीसी लागू होगी। ये सीआरपीसी लागू होगी, ये बात हमें याद रखनी है। कौन सी? कि सीआरपीसी जो लागू होगी वो सीआरपीसी असम पे भी लागू होगी और साथ ही साथ शिलांग पे भी लागू होगी। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 3 1 का 3 क्या कहता है? सेक्शन 1 का 3 क्या कहता है उस पर बात चलते हैं। धारा 1 का 3, तो उसमें ये टाइमिंग समय लिखा है कि सीआरपीसी कब लागू होगी। तो पूछ लेता है कोई कि सीआरपीसी लागू करने का टाइमिंग कहीं है ना? तो सीआरपीसी जो लागू होगी वो कहाँ लागू होगी, ये बात लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? तो 1 का जो सेक्शन है उसका सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि यह 1974 के अप्रैल के पहले दिन को लागू होगी। 1974 जो है 74 के अप्रैल के पहले दिन को लागू होगी। ये बात याद रखनी है। अप्रैल का फर्स्ट डे है उसको लागू होगी। कौन सी? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी अप्रैल के पहले दिन को लागू हो जाएगी। ये वाली बात हो गई। अब जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो असल में जो है, अगर इसका बैकग्राउंड जाना है
इसका बैकग्राउंड जाना है इसका सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी का हम बैकग्राउंड भी जान सकते हैं। असल में जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो अभी से नहीं है, वो दंड प्रक्रिया संहिता अभी से नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। जैसे 1898 का जो है दंड प्रक्रिया संहिता है कि उसके इसके स्थान पे आई है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो यह संहिता जो है जम्मू कश्मीर के राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पे लागू होगी, ये वाली मैंने बात बता दी। और अपवाद स्वरूप पूर्व संहिता के प्रवर्तन के विभिन्न अपवाद अभी भी लागू होते हैं, थोड़े बहुत अपवाद। तो वर्तमान संहिता में केवल एक अपवाद है, नागालैंड। तो नागालैंड राज्य तथा असम का अनुसूचित राज्य रह गया है। तो ये इतनी बात रह गई, अनुसूचित नागालैंड रह गया, असम का अनुसूचित राज्य रह गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में अपेक्षित संशोधन होते भारत ने इसकी त्रुटियों का पता लगाया और समेकन के लिए 14वें विधि आयोग का गठन किया। तो भारत जब बना, ये संहिता बनी 1974 कह सकते हैं। तो जो पुरानी वाली संहिता थी, पुरानी संहिता के स्थान पर कुछ त्रुटियों का पता लगाया। तो त्रुटियां कौन कौन सी थी वो बात की बात है। तो 14वें विधि आयोग की जो है विधि आयोग का गठन किया, 14वें विधि आयोग का गठन किया और उसने 14वें विधि आयोग ने गठन किया और आयोग ने संशोधन करके अपने एक रिपोर्ट पेश करी भारत सरकार को। तो रिपोर्ट पेश करी, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, रिपोर्ट को पेश करा और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट को और स्वीकार कर लिया गया। और 1898 की जो सीआरपीसी थी सीआरपीसी थी जो 1898 की, और उसी के स्थान पर 1774 की दंड प्रक्रिया संहिता बना दी। ये इस तरीके से इसका संहिता बना दी। तो 1774 से पहले 1898 की सीआरपीसी चलती थी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि 1774 से पहले 1898 की सीआरपीसी लागू थी। ठीक है, यही लागू थी। तो जब ये वाली आ गई तो अब क्या है कि जब इतनी बात हो गई है तो ये सीआरपीसी लागू थी। कौन सी वाली? 1898 वाली, ये सीआरपीसी। फिर ये उसके बाद 14वें विधि आयोग आया। 14वें विधि आयोग ने क्या किया कि 14वें विधि आयोग ने जो है संस्था बनाई, वो क्या कर सकते हैं, संस्था ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और सरकार ने उसको रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और नई सीआरपीसी आ गई आपके सामने। तो जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। नाम तो देखो, दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 है। दंड प्रक्रिया संहिता वे 1973 1700 नहीं, 1973 है। ये जो है जानी जाती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो एक्ट नंबर दूसरा है। एक्ट नंबर दूसरे का मतलब दूसरा कानून है उस साल का। ठीक है, लेकिन ये लागू कब से हुई, लागू की बात आ जाती है तो लागू का कहाँ लिखा है? लागू लिखा है सेक्शन 1 का 3, सेक्शन 1 के 3 में लिखा है कि अप्रैल के पहले दिन 1 अप्रैल को लागू होगी। 1 अप्रैल 1974 से ये लागू होगी, ये लिखा हुआ है 1974। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो जो संहिता है, वो जो एक्ट है, वो एक्ट जो है हम कह सकते हैं कि एक्ट है जो 1773 है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1773 है एक्ट है, तो 1773 नहीं, 1973 का जो एक्ट है उसको जो है बन तो गई थी सीआरपीसी, लेकिन जो सीआरपीसी बनी उसके बाद जो सीआरपीसी जो बनी, कह सकते हैं सीआरपीसी बनी, तो वो सीआरपीसी जो लागू हुई थी वो लागू हुई थी, इसको ये रॉन्ग टाइप हो गया। तो सीआरपीसी बनी थी वो 1973 को बनी थी और लागू हुई थी 1974 को। ये भी प्रश्न आ जाता है, कई बार प्रश्न आया, बहुत बार प्रश्न आया कि 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हुई, कब हुई? तो 1 अप्रैल। इतनी बात हमने सेक्शन 1 की कर ली। सेक्शन 1 की करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 के बाद, और
थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। वैसे दंड प्रक्रिया संहिता की पृष्ठभूमि की बात करना वैसे जरूरी है, तो कर ले रहे हैं। तो ये भी बात कर ले रहे हैं कि इसमें कितनी धाराएं हैं और कितने सेक्शन हैं। तो धाराओं की संख्याओं की दृष्टि से देखें, अगर धाराओं की संख्या, तो धाराओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो जो पुरानी संहिता थी उससे ये पुरानी संहिता से छोटी है। जो पुरानी संहिता थी उससे ये छोटी है। पेन में बदल ले रहा हूँ और पेन बढ़िया सा मैं ले ले रहा हूँ। पुरानी, जो पुरानी संहिता थी उससे ये छोटी है। ठीक है, ये याद रखनी है, छोटी है बहुत। कैसे छोटी है? पुरानी दंड संहिता 1858 में जो सेक्शन थे, पुरानी दंड संहिता जो 1858 में 1800 जो 58 की जो 98 है, 58 नहीं 98, जो ये वाली सीआरपीसी थी, सीआरपीसी ऐसे लिखते हैं, सीआरपीसी जो थी इसमें जो सेक्शन थे वो 565 थे। इसमें 565 थे 1898 वाली में। ठीक है, और 5 अनुसूचियां थी, 5 अनुसूचियां थी, 5 अनुसूचियां थी और 565 सेक्शन थे। और सही से पेन ले लेता हूँ, मैं मिल नहीं रहा। तो ये हमने बात इसमें कर ली, ये नीला ठीक है। तो बड़ा कर ले रहा हूँ उसको मैं, पेन को साइज। ये तो 5 अनुसूचियां थी। कब की बात है ये? 1858 की 5 अनुसूचियां थी। जबकि इस संहिता में क्या है, और ये 1973 वाली जो संहिता है सीआरपीसी है, इसमें क्या है इसकी बात कर ले रहे हैं। तो इस सीआरपीसी में जो जो संहिता में इसमें जो सेक्शन है उसकी बात कर ले रहे हैं, धाराओं की बात कर ले रहे हैं। तो इसमें केवल 484 सेक्शन है, केवल धाराएं। ठीक है, 484 धाराएं। और क्या है, और इसमें क्या है, और इसमें जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियां 2 हैं, अनुसूचियां 2 हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? 2 हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, अनुसूचियां 2 हैं। और इसमें जो कह सकते हैं कि अनुसूचियां जो हैं 2 हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट अनुसूची एक नंबर यहाँ बना लेता हूँ 1, और यहाँ 2 लिख देता हूँ 2। तो इस तरीके से 2 है, 2 अनुसूचियां हैं। तो हमने क्या जाना, हमने ये जान लिया कि जो सीआरपीसी है, पुरानी वाली, उस पुरानी वाली सीआरपीसी में जो हमारे पास जो है, इस सीआरपीसी में हमारे पास पुरानी वाली में 565, वैसे ये पूछता नहीं है, 565 थी धाराएं, 565 धाराएं थी। और जो अनुसूचियां थी 5 अनुसूचियां थी। पूछता नहीं है वैसे तो, पर इसका बैकग्राउंड जान ले रहे हैं। और नई वाली सीआरपीसी है उसमें क्या कर दिया है, तो उसमें नई वाली सीआरपीसी में ये कर दिया है कि जो नई वाली सीआरपीसी है, इसको चेंज कर ले रहा हूँ। नई वाली सीआरपीसी है उसमें जो सेक्शन है वो 484 सेक्शन है, 484, 484 सेक्शन है। और अनुसूचियाँ कितनी है? 2 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये वाली हमें बात याद रखनी है कि इसमें 2 अनुसूचियाँ हैं और 484 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ हैं। अब इसमें एक चीज और जोड़ी गई, तो इसमें पुरानी से जो इसी प्रकार नई संहिता है उसमें 37 अध्याय हैं, जबकि पुरानी वाली में 46 अध्याय थे और 37 इसमें अध्याय हैं। और पुरानी वाली में कितने अध्याय थे? इसमें पुरानी वाली में, उसमें जो है अध्याय की संख्या थी वो 46 थी, चैप्टर। और इसमें अध्याय 37 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ 2 चीज लिख लेता हूँ, एक पुरानी सीआरपीसी और यहाँ नई सीआरपीसी। अगर इसकी तुलना करें पुरानी और नई की, तो यहाँ जो सेक्शन बनते हैं तो वो बनते 565 धाराएं। ठीक है, और यहाँ 484 धाराएं। तो पहली बात तो ये, तो यहाँ 484 धाराएं, यहाँ 565 धाराएं। दूसरी वाली बात की तुलना करें तो 5 अनुसूचियां
और यहाँ पे बात करें तो यहाँ दो अनुसूचियाँ, इस तरीके से दो अनुसूचियाँ। ठीक है, एक बात दो बात, एक बात दो बात। तीसरी बात, यहाँ अध्याय की बात करें तो 46 अध्याय। यहाँ बात करें तीसरी बात अध्याय की तो यहाँ केवल 37 अध्याय। तो ये इसमें जो है अंतर रहा नई और पुरानी वाली। ठीक है, तो इसका ये बैकग्राउंड है पीछे का। और जो इस तरीके से न्याय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है, तो कम से कम अवधि को लिया जाए तो अब कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि 1973 की पृष्ठभूमि क्या है कि आखिर में क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई। तो इस बात को हम अगर याद रखें तो जो न्याय प्रशासन है तो वो किस तरीके से वो लागू किया जाता है, आप ही बता सकते हो। तो जैसे न्याय प्रशासन को मैं बात करूं, न्याय प्रशासन की 3-4 पॉइंट बना लेता हूं मैं इसमें और यहाँ पे। ठीक है, तो न्याय प्रशासन की अगर बात कर लूँ तो न्याय प्रशासन की ऐसे बात करना चाहूँ तो न्याय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निरोध की अवधि होती है यथासंभव कम होती है। जो निरोध होता है, निरोध की अवधि है वो कम से कम रखी जाए, कम से कम रखी जाए। जब निरोध की अवधि कम हो जाएगी तो निरोध की यदि अवधि कम हो जाएगी तो जल्दी से जल्दी न्याय को हम प्रदान कर सकते हैं। निरोध की अवधि है वो कम से कम रखी जाए, पहली बात, क्योंकि इससे व्यक्ति की देह स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। निरोध अगर किसी को पकड़ लें, बंदी बना लें, तो क्या होगा, उसकी दो जो देह स्वतंत्रता है, पकड़ लें, बंदी बना लें, निरोध का मतलब रोक लें, रोक लेने, गिरफ्तार कर लेना। तो निरोध की अवधि को हम क्या करें, इसको घटाएं। तो इससे क्या है, देह स्वतंत्रता बनी रहेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में जो स्वतंत्रता दी है, जो संविधान में जो स्वतंत्रता दी है वो बनी रहेगी। ये वाली बात हमें याद रखनी है। वहीं उसके साथ ही साथ नई वाली और संहिता में इसमें क्या रखा गया, और ये कहा गया कि इस वाली नई संहिता में, कि नई वाली संहिता में ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप जब इसको जो है, आप जब न्याय करेंगे तो अपराधियों का अन्वेषण और अपराधियों के विचारण को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाएगा, तो इसकी दृष्टि से अधिक प्रभावी उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा, संरक्षण। तो संरक्षण प्रदान किया जाएगा, संरक्षण प्रदान करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम किसी को जो है संरक्षण प्रदान करते हैं, अपराधियों का संरक्षण प्रदान करते हैं उनको, तो अपराधियों को नहीं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं जो पीड़ित है, तो पीड़ित को संरक्षण देने के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको जो है जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और जो दुरुपयोग होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा समय लगा दिया, तो ज़्यादा समय लगाने से क्या होता है, ज़्यादा समय लगा दिया तो वो बाधित होने की संभावना रखती रहती है, न्याय बाधित हो जाता है, न्याय बाधित होने की संभावना बहुत रहती है। तो ये हमें याद रखना है, न्याय बाधित ना हो पाए। न्याय यदि बाधित हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम पूरा न्याय ही ध्वस्त हो जाएगा, न्याय प्रशासन। तो न्याय बाधित नहीं होना चाहिए, न्याय बाधित नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, जल्द से जल्द हम जो है न्याय को प्रदान करेंगे, न्याय प्रदान करेंगे जल्द से जल्द। तो नई वाली संहिता में ये बात रखी गई, न्याय प्रदान किया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, न्याय प्रदान किया जाएगा, ये वाली बात इसमें रखी गई। तो और भी दो चीज रखी गई कि एक रिजु विचारण होगा। तो इससे इस तरीके से, एक तो ये बात है कि उसका रिजु विचारण होना चाहिए। रिजु का मतलब होता है रिजु विचारण। ठीक है, एक रिजु विचारण होना चाहिए, मतलब एक सर्कल चलना चाहिए और अभियुक्त के लिए। और तो ये प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है। ठीक है, तो प्राकृतिक न्याय रखना चाहिए, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए, बातें इसमें रखी गई, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। ठीक है, और प्राकृतिक न्याय किस आधार पे होना चाहिए, वो रिजु विचारण के आधार पे होना चाहिए।
ऋजु जो विचारण होगा उसके आधार पे इसका जो है बात होनी चाहिए, ऋजु विचारण के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पे। और आरोपण की प्रक्रिया और क्या रखा गया इसमें नंबर 2, जो आरोपण की प्रक्रिया के पूर्व जो अन्वेषण होगा वो बिना विलंब के पूरा होगा। जो आरोपण होगा, आरोपण की जो प्रक्रिया होगी वो आरोपण की प्रक्रिया के पूर्व होगा, अन्वेषण होगा, पूर्व अन्वेषण तथा अनुसंधान होगा, अन्वेषण तथा अनुसंधान होगा। और वो कैसा होगा, वो अनुसंधान की कार्रवाई को अविलंब किया जाएगा, कार्रवाई को अविलंब किया जाएगा, अविलंब पूर्ण किया जाएगा। तो ये भी बात है, कार्रवाई जो होगी अविलंब पूर्ण की जाएगी, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ और भी चीजें हैं, और भी इसमें ये, और जो जो पैसे वाले लोग हैं, नंबर 3 ये बात रखी गई 1973 की संहिता में कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उन धनाढ़ लोगों से क्या किया जाएगा, वो निर्धनों की अभियुक्त है उनकी रक्षा की जाएगी, जो निर्धन अभियुक्त हैं उनकी रक्षा की जाएगी, अभियुक्तों की रक्षा की जाएगी, ये भी बात रखी, रक्षा की जाएगी, ये भी बात रखी, ठीक है। ये सारी बातें 1973 में रखी। तो इस तरीके से ये जो तीसरी जो बात है ये भी रखी गई, ये सीआरपीसी में 1973 में रखी गई। ये सारी जो विशेषताएं हैं 1900 विशेषता जो हैं सीआरपीसी की 1973 की विशेषताएं, ठीक है। तो अब ये भी प्रश्न आया था कि जो ये संहिता है जम्मू कश्मीर के सिवाय समस्त भारत में लागू होगी। इस संहिता की धारा में 1 में यह स्पष्ट है, ये स्पष्ट बात भी लिखी है कि जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर के जो सिवाय संपूर्ण भारत पे लागू होगी, ये बात इसमें लिखी है। तो लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर के विशेष रूप के से लिए ही बना था, तो उसके संबंध में भी जो है ये बात रखी गई, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 जो 3 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कहाँ कहाँ पे ये लागू होगी, भारत के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, ये भी बात है। तो भारत का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर राज्य में रखा गया है, तो इस पे भी बात है। तो इसकी मैं बात थोड़ी आगे करूँगा। तो मैंने एक सेक्शन को पूरा कर लिया, पूरा सेक्शन पढ़ा लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि धारा मैंने 1 पूरी पढ़ा दी, धारा 1 को पूरा पढ़ा लिया। तो आगे फिर मैं वीडियो में एक नई क्लास के साथ फिर मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं जो जेएलओ की परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ राजस्थान, तो राजस्थान साथ ही साथ अब अन्य भी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस जे की, तो आप इसको मेरे वीडियो को देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।